बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा में शामिल तौकीर रजा और उसके गुर्गों पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन रजा और उसके भाई अनस के अवैध चार्जिंग सेंटर पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ और उनको बराबर कर दिया। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम तौकीर के रिश्तेदारों और उसके करीबियों के उन ठिकानों पर पहुंची जहां अतिक्रमण किया गया था। नोटिस के बाद बाबा का बुलडोजर गरजा और पीले पंजे की मार से अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पीला पंजा यहाँ पर पहुंचा है और ये जो अवैध निर्माण है ये वो लोग हैं जिनका सीधा कनेक्शन है तौकीर रजा से। हालांकि तौकीर रजा की तरफ से जो यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि तौकीर रजा से उनका 2005 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब चूंकि प्रशासन की टीम ने पूरा होमवर्क करने के बाद वो प्रॉपर्टीज जो पहले से ही अवैध थी, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, उसको यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है। जिस जगह पर पीले पंजे का ये प्रहार हुआ वो सरकारी जमीन थी जहां अवैध कब्जा करके ई रिक्शा का स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। इस दौरान वहां ड्रोन से निगरानी भी होती रही है, साथ ही बिजली के तारों को भी काट दिया गया। सिर्फ जमीन पे ही नहीं बल्कि आसमान से भी सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ड्रोन नजरें बनाए हुआ है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़, सकड़ी गलियां हैं, पतली गलियां हैं। अभी यहाँ पर आप देखें तो बिजली विभाग के भी लोग हैं जो ये केबल्स यहाँ पर हैं उनको काटा जा रहा है। इससे पहले प्रशासन ने 25 ऐसी प्रॉपर्टी पर लाल निशान लगाए थे जिन्हें अतिक्रमण कर बनाया गया था। इसमें तौकीर रजा की 2 मंजिला मार्केट भी शामिल है जिसमें 37 दुकानें हैं। और तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोहसिन के मकान में जहां अतिक्रमण किया गया उसे गिराने जब प्रशासन वहां पहुंचा तो बहसबाजी हुई। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। जब प्रशासन जो लोग यहाँ पर मोहसिन खान ने अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। मकान के दस्तावेज दिखाते हुए मोहसिन ने दावा किया कि नक्शा 1971 में पास करा लिया गया था, लेकिन उसे नहीं माना जा रहा है। बड़ी बहसबाजी भी हो रही है यहाँ पे। पालन दिया, मेरा दादिलाई मकान है, ये सन 1971 का मेरा नक्शा पास है। ये बीडीए बनी 1974 में, फिर भी इन्होंने नोटिस दिया, मैंने कोर्ट चला गया, मैंने कोर्ट से इनके खिलाफ स्टे लिया, मेरा स्टे आज भी है और मैं उस पे ही इनके खिलाफ डिग्री कराऊंगा। इसके बाद प्रशासन ने मोहसिन को कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बिठाकर ले गए। अब पुलिस कुछ लोगों को यहाँ से हिरासत में लेकर यहाँ से आगे जा रही है और पूरा का पूरा ये रास्ता अगर आप देखें तो हर तरफ आपको पुलिस फोर्स दिखाई देगी। अब ये थाने की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है। एक जो इसमें जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक शख्स कर रहा था उसको टीम अब यहाँ से आगे लेकर जा रही है, हिरासत में लिया गया है। बरेली में हिंसा फैलाने वाले तौकीर रजा के गुर्गों का योगी फोर्स पूरा इलाज कर रही है। दंगे में शामिल तौकीर के करीबी ताजिम को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। गैंगस्टर ताजिम तौकीर रजा का काफी करीबी बताया जाता है, जो सीधे तौर पर हिंसा में शामिल था और गोकशी के भी उस पर कई मामले हैं। पुलिस ने ताजिम को जब पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद योगी फोर्स ने उसका इलाज किया और फिर वो पुलिस वालों के कंधों का सहारा लेकर लंगड़ाता नजर आया। इस बीच पुलिस ने तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार कर लिया। नफीस वही शख्स है जिसने इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आया है कि बरेली हिंसा के लिए बंगाल और बिहार से लोग बुलाए गए थे। आसिफ बिल्डर है और उसी के ठिकाने थे जहां पे फहम लॉन और 2 जगहों पे जो जहां पे सीलिंग हुई थी वो आसिफ का है, उसको भी पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच डॉक्टर नफीस जिसने पुलिस को ये सीधे तौर पे धमकी दी थी कि अगर कोई पुलिस वाला बीच में आया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। इसके अलावा अब नफीस से भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने तौकीर के करीबियों के ठिकानों में जहां दंगाइयों को रखा गया था उस होटल पर कार्रवाई की। साथ ही अब तक 55 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और बरेली हिंसा में शामिल तौकीर रजा के रिश्तेदारों के अतिक्रमण पर जब बुलडोजर कार्रवाई हुई तो उस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। सुनिए। ये सरकार निरंकुश सरकार है और बिल्कुल
तानाशाही पे उतारू है, कानून को मानती नहीं है। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाइए तो वो आवाज ये दबाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आवाज दबाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहे। लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता, नफरत और बुलडोजर की से ही काम ले रही है। वहीं यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की एक साजिश का खुलासा किया। यूपी एटीएस टीम ने मुजाहिद आर्मी बना रहे 4 आरोपी गिरफ्तार किया जो सीधे पाकिस्तान के संपर्क में थे और इनके निशाने पर थे हिंदुस्तान के धर्मगुरु। यूपी एटीएस ने 4 ऐसे कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है जो देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रच रहे थे। चारों आरोपी अकमल, सफील, मोहम्मद तौसीफ और कासिम सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और ये टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू धर्मगुरु थे। ये चारों आरोपी सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के रहने वाले हैं जो देश में सांप्रदायिक तनाव और आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे और सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। ये जगह जगह मीटिंग भी कर रहे थे और देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंड जुटा रहे थे। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब होने से पहले ही यूपी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। फिलहाल चारों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन मुजाहिदीन आर्मी के नेटवर्क की जांच की जा रही है। एक एक कर सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। अब मैं बताता हूं आपको कि मुजाहिद आर्मी के टारगेट जो थे वो टारगेट क्या थे। देश में शरिया कानून लागू कराना टारगेट था। लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाना मुजाहिद आर्मी का टारगेट था। टारगेट था हिंदू धर्मगुरुओं की टारगेट किलिंग का। टारगेट था कट्टर मानसिकता वालों को जोड़ना। देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना टारगेट था। ये सारे टारगेट थे जो कि इस मुजाहिद आर्मी के पूरे मोडस ऑपरेंडी में शामिल थे, इनके क्रियाकलापों में शामिल थे। जब जी मीडिया की टीम पहुंची कानपुर के आरोपी तौसीफ के घर, तो उसके घर वाले क्या कहते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको नजर आएगा। हम लोग इस समय जी न्यूज़ की जो टीम है वो तौसीफ के पिताजी के साथ मौजूद है और हम लोग उनके घर पर पहुंचे हुए और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है उस पूरे मसले पे। सर ये बताइए, तौसीफ आपका कौन था? मेरा बेटा। आपका बेटा था, क्या हुआ था? हम थे ही नहीं, अब 3 घंटे बाद मालूम हुआ। ई रिक्शा चलाते हैं, बच्चे पालते हैं, 7 बच्चे हैं। मेरा बच्चा वही था काम करने वाला, वो अकाउंटिंग का काम करता था। ये बताइए, जो पुलिस आरोप लगा रही है, जो एटीएस आरोप लगा रही है, अगर वो आरोप सही निकले तो क्या आप अपने बेटे को फिर आप बोलेंगे कि उसको सजा मिलनी चाहिए? अगर ये बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तौसीफ की जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था जब उसको लेके गए? आप थी यहाँ पर? यहाँ नहीं थे, वो रोड से लेके गए। क्या हुआ? नमाज पढ़ के निकला मेरा बच्चा और लेके चले गए। हम लोग को भी नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं। इतना अच्छा सारे मोहल्ले में या कहीं भी जाके पूछ लो, मेरे बच्चे को ऐसा था ही नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ता। उसको बस उठाया लेके चले गए। जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं उन आरोप पे क्या कहेंगे आप? सब झूठे इल्जाम है, मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाया गया है, बस और कुछ नहीं। आप जानते हैं तौसीफ? हाँ, मेरा दोस्त था, साथी था वो। आपका दोस्त है, तो क्या करता था? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई सीधा लड़का था बिल्कुल। अभी नौकरी लगी फिलहाल में तो जॉब करता है बस। तो वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस फुल स्पीड में है। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, जिसके सबूत पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में एनकाउंटर किया। एनकाउंटर करने के बाद तस्वीर और आंकड़े क्या कहते हैं, दिखाता हूं आपको। एक तरफ देश भर में नवरात्रि की धूम मची है, दूसरी ओर यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। बीती रात अलीगढ़ से फिरोजाबाद, उन्नाव से औरैया और सहारनपुर से गाजियाबाद तक यूपी पुलिस फुल एक्शन में नजर आई और आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में लव जिहाद के आरोपी जुबैर का एनकाउंटर हुआ तो उन्नाव में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा गया। औरैया में हत्या के 2 आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई तो फिरोजाबाद में फरार अपराधी को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश पर शिकंजा कसा और गाजियाबाद में 2 कुख्यात अपराधी दबोचे गए। एनकाउंटर के बाद इन शातिर अपराधियों
और बदमाशों से काफी मात्रा में लूट का सामान, चोरी की बाइक, कई मोबाइल फोन, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं योगी फोर्स की गोली लगने से घायल कई आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो वहीं ऑपरेशन लंगड़ा भी बदस्तूर जारी है। उसके खिलाफ एक और ऑपरेशन भी, थूक जिहाद उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहा है। अलीगढ़ के होटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है अब, जिसमें रोटी बनाते हुए थूकने का वीडियो। ये वायरल वीडियो अलीगढ़ के नूरी होटल का है। लाल टी शर्ट वाले शख्स को गौर से देखिए, जो तंदूर पर रोटी बना रहा है, लेकिन तंदूर में रोटी डालने से पहले वो उस पर थूक रहा है। नफरती सोच वाला यह शख्स ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार करता है। लेकिन इसी दौरान एक शख्स ने इसकी करतूत को कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने थूक कांड की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और होटल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। उधर खाद्य विभाग भी एक्शन में, फूड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक होटल को बंद करा दिया गया है। इनका रेस्टोरेंट कम होटल जो भी है उसे मौके पर तत्काल अग्रिम आदेशों तक बंद कराया जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गाजियाबाद से भी थूक कांड का वीडियो सामने आया। वहीं अयोध्या से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी के प्रसाद में मिलावट पाई गई। प्रसाद बेचने वालों से सैंपल इकट्ठे किए गए। उनमें जो सामान इस्तेमाल किया जाता था वो मानकों पर खरा नहीं हुआ। दरअसल अयोध्या आने वाले राम भक्तों में 99% लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जरूर आते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में प्रसाद ले जाने पर रोक है, लेकिन हनुमानगढ़ी में श्रद्धालु भगवान को लड्डू का भोग चढ़ाते हैं और इन लड्डुओं का रेट 500 रुपए प्रति किलो रहता है। इसके बावजूद लड्डू में मिलावट होना चिंताजनक है। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बेसन के लड्डू और देसी घी शुद्ध नहीं है। जांच टीम ने 3 सैंपल लिए, जिनमें से 2 फेल हो गए। जो नमूने जांच कराए गए हैं, आपका पनीर था, ये सब नमूने फेल हुए हैं। उनके निगेटिव नमूने भी लिए जा रहे हैं और लगातार जो है ये हमारी फूड सेफ्टी बिल जो है वो लगातार चलाई जाएगी, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को हाईवे में कोई दिक्कत नहीं। इस हैरान करने वाले खुलासे के बाद देखना होगा कि प्रसाद में मिलावट करने वालों पर प्रशासन और मंदिर प्रबंधन क्या कार्रवाई करता है। और इससे जुड़ी हुई खबर से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या का संत समाज भी बेहद गुस्से है। पहले उनकी दुकान सीज हो, उसके बाद जो है उचित कार्रवाई जो है वो करवाई जाए प्रशासन के द्वारा, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। जाहिर सी बात है किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। इतनी अच्छा पवित्र जगह पे आप लोग मिलावटी अगर बेच रहे हैं तो गलत है। इस ऐसे दुकानदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके विरुद्ध जो है प्रशासन कार्रवाई करे और जुर्माना तक का प्रावधान कर सकता है, ताकि जो है भविष्य में ऐसा जो है ना कर सकें। इस प्रकार की कोई भी अगर किसी भी प्रकार से प्रसाद में मिलावट होता है तो सभी दोषी व्यापारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कतई इस प्रकार की घटना बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद इनके दुकान को भी बंद कराना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है बस कमाने के आगे ये लोग पागल हो चुके हैं। वहीं मुंबई से सटे विरार के वीवा कॉलेज में गरबा आयोजन के दौरान चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ कुछ मुस्लिम छात्रों ने लड़कियों के वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। आरोपियों ने सिर्फ लड़कियों के वीडियो ही पोस्ट नहीं किए, बल्कि उन पर अश्लील कमेंट्स भी किए। लव जिहादियों के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी। वायरल स्क्रीनशॉट्स में एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो जैसी बातें लिखी हैं। ये कार्रवाई इन लोगों के ऊपर और इसका अंदर तक जांच होनी चाहिए कि, और ये जो बता रहे हैं प्रशासन द्वारा पता चल रहा है कि 17 साल का लड़का है। 17 साल के लड़के के अंदर इतना जिहादी मानसिकता, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा ताकत लगा हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसका जो कनेक्शन है छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ है। उधर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ लिया। वो नाबालिग है और विवा कॉलेज का छात्र है, जबकि दूसरा फरार है। जांच अधिकारियों के मुताबिक ये मौज मस्ती के लिए नहीं,
बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। इसमें फिलहाल 2 आरोपी है, उसमें एक जो है विधिक संघर्षग्रस्त बालक है और वो विवाह कॉलेज का है, तो उसको हमने नोटिस दिए और उसको बाल न्याय मंडल के सामने हम हाजिर करेंगे। आखिर सवाल यह है कि नफरती सोच क्यों पनप रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में ऐसे 27 मदरसे सामने आए जहां हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही। इन बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसकी शिकायत मिली और अब कार्रवाई हो रही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुरैना के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों की तालीम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने 15 दिन के अंदर प्रशासन से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। हिंदू बच्चों का तो मदरसे में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का ब्लैटेंट उल्लंघन है और यदि सरकार की फंडिंग पे ये हो रहा है तो इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आगे इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और कैसे इन बच्चों का वहां पर एडमिशन हुआ और कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी जांच की ही जाएगी। पर अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। मदरसे के हिसाब से अगर कोई पढ़ाई हो रही है उसमें हिंदू बच्चे हैं तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये दुनिया भर के अधिकारी बना रखे हैं, जांच अधिकारी कर क्या रहे हैं? कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। इस मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी मदरसों की जांच की बात की जा रही है। और आज बड़ी खबर बिहार से भी आई है, जहां फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई। इसके पहले भोजपुरी फिल्मों के सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिसके बाद पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया। पवन सिंह आज बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े के साथ दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, जहां दोनों पहले काफी गर्मजोशी से मिले और फिर तीनों के बीच लंबी बैठक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच गिले शिकवे दूर हो गए और अब जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को एनडीए में शामिल नहीं करने की बात कही थी, जिसके बाद से पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। मगर आज की बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ कर दिया है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। इतना ही नहीं, जल्द ही पवन सिंह बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार भी करते नजर आएंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते।